In today's lecture, we are going to learn more about aryl halides. तो बेसिकली आज हम दो चीज़ें देखेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अराइल हलाइड्स. तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड से. तो प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड्स की अगर हम बात करें तो हम 6 टाइप्स की रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे अराइल हलाइड्स को जो बनाने में काम आती हैं. पहली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो मोस्ट प्रोबेबली आपने अभी तक 11th जब आपने ख़त्म करी होगी तो उसके एंड में ये चीज़ पढ़ ली होगी. सेकेंड बात करेंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन की. देन रिएक्शन विथ KI, बाल्स-शाइमन, राशिक रिएक्शन. इट्स एक्चुअली अ राशिक हुकर प्रोसेस जो फिनॉल की प्रिपरेशन में यूज़ होती है, जिसका एक इंटरमीडिएट होता है क्लोरोबेंजीन. देन सिक्स्थ बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन जो हमने अल्काइल हलाइड्स की प्रिपरेशन में भी देखी थी. तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन खुद आप अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने मोस्ट प्रोबेबली पढ़ लिया होगा. अगर नहीं पढ़ा तो हम इसके लिए 3 अलग से लेक्चर लेंगे. इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंबाइनली वर्क करते हैं, जिससे पता लगता है कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, और रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो होगा, मेटा होगा या पैरा होगा. तो इसको हम एक क्विक ओवरव्यू पे देखते हैं इसका. मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है. तो एरोमेटिक कंपाउंड का ये जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं. तो नेगेटिव लविंग जो चीज़ होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. तो नेगेटिव लविंग जो चीज़ होगी वो खुद क्या होगी, पॉजिटिव. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास होते हैं इसको हम E पॉजिटिव से नॉर्मली, अब ये E पॉजिटिव किस तरीके से हम निकालते हैं उस डिपेंड करता है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है हमारा. तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे हमारे, ये अगर अप्रोच करके इस इलेक्ट्रोफाइल को निकालेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इन इलेक्ट्रोफाइल को निकाला, और ये A इसका बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन्स का हेट्रोलिटिक, ये E और A का हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ. दोनों इलेक्ट्रॉन्स A के पास चले गए और E पॉजिटिव यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास जाके बॉन्ड हो गया. अब ये क्योंकि सिमेट्रिक है तो चाहे हम E को इस तरफ लेके जाएं कार्बन पे या इस तरफ लेके जाएं, दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पे हमने अगर इसके पास E को ले आए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव होंगे इधर तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद सेकेंड स्टेप में अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे इधर तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा. तो इन एंड ऑल हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम कंबाइनली तीनों को एक इस स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं. देन सेकेंड स्टेप में ये जो काउंटर आयन होता है, AN नेगेटिव हो या साथ में कोई हमने अगर कॉन्जुगेट बेस ले रखा है, ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा E, मतलब एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल की बॉन्डिंग हो जाएगी और AH यहाँ से निकल जाएगा. अब डिपेंडिंग हमने इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट किया है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ब्रॉडली 5 तरीके की होती इससे ज़्यादा भी हैं, बट जो मेजरली हम देखते हैं वो ये 5 हैं. हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम हेलोजन एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, मतलब Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव. सेकेंड नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव हम जनरेट करते हैं. देन सल्फोनेशन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल HSO3 पॉजिटिव होता है. देन फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में R पॉजिटिव मतलब एल्काइल कार्बोकेटायन जनरेट होता है. और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें असाइलियम आयन जनरेट होता है RCO+. अब डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे कौन सा E जनरेट हुआ और कैसे E जनरेट हुआ है, E हमारा पॉजिटिव जो मतलब E+ जो जनरेट किया है ये रिएक्शन में पहले जनरेट हुआ या इंटरमीडिएट में, ये डिपेंड करता है. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं, कईयों में रीअरेंजमेंट होगी, कईयों में रीअरेंजमेंट नहीं होगी. और ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे बाइंड करेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का हम अलग से मतलब 3 लेक्चर्स देखेंगे. अब सिंपल अगर हम बात करें, यहाँ पे बेंजीन रिंग है हमारे पास, Cl2 हमने लिया AlCl3 के साथ. तो Cl2 और AlCl3 बेसिकली क्या करते हैं, AlCl3 एक लुईस एसिड है जो इस Cl2 को हेट्रोलिटिकली क्लीव कराएगा. तो Cl2 हमारे पास क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl. अब ये AlCl3 अगर इसको हेट्रोलिटिकली क्लीव करवा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये Cl पॉजिटिव इस AlCl3 के साथ जा रहा है, तो ये हमारे पास जनरेट हो रहा है Cl+, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है. ये इलेक्ट्रोफाइल जब इस बेंजीन रिंग पे लगा तो कंपाउंड क्या बन गया हमारा, क्लोरोबेंजीन. सिमिलरली एक और एग्जांपल HNO3 हमने लिया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो HNO3 एक्चुअल में कंपाउंड कैसा होता है, HNO3 को हम लिख सकते हैं HO N
डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है। अब ये जब प्रोटोनेट करेगा तो ये एक H2O, एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है और यहाँ पे H2O निकल जाता है और जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव जब एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, और ये जो कंपाउंड बना ये कंपाउंड है हमारा नाइट्रोबेंजीन। डिपेंडिंग, अभी हमने जो बात करी बेंजीन हमने जो लिया वो अनसब्स्टिट्यूटेड था, उस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था। बट अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे हमने यहाँ पे एक जी लिखा है, जी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे वो CH3 है, OMe है, NH2 है या Br है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, CHO, COCl। इस Z की प्रेजेंस में जो Ea है, यहाँ जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो यहाँ पे या तो ये इस पोजीशन पे जा सकता है या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। अब इसके साथ वाली जो पोजीशन होती है उसको कहलाती है, ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, उससे नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है मेटा, देन इससे नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है पैरा। तो डिपेंडिंग अपॉन ये हमारा जी जो है ये या तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होगा या मेटा डायरेक्टर होगा, और उसी के बेसिस पे जो जी है हमारा वो रिएक्शन को या तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में स्लो करेगा या फास्ट करेगा। तो ये हम सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के चैप्टर में। अब यहाँ पे जो एक हम और रिएक्शन देखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ 5 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड है, तो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास ये जैसे है पायरोल, वैसे ही कुछ कंपाउंड होते हैं हमारे पास फ्यूरॉन, थायोफीन। फ्यूरॉन में क्या होता है, यहाँ NH की जगह लगता है ऑक्सीजन, थायोफीन में यहाँ पे लगता है सल्फर। अब 5 मेंबर्ड रिंग में अगर हम बात करें, इसको हम इस नाइट्रोजन को नंबर दें 1, तो ये होगा 2, ये 3, या हम यहाँ से गिने तो ये लिख सकते हैं 2 प्राइम और इसको 3 प्राइम। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन 2 पोजीशन या 3 पोजीशन पे हो सकती थी। अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से यहाँ पे 2 और 3 दोनों पे ही प्रोडक्ट बन सकता था। बट मेजरली जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट मेजर होता है और दूसरा जो बहुत माइनर या माइन्यूट क्वांटिटी में मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं इसके इंटरमीडिएट से। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बार 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया और एक बार 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया। जब हमने इलेक्ट्रोफाइल को 2 पोजीशन पे लगाया तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कितने बनेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम यहाँ मूव करें तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पहला पॉजिटिव चार्ज था, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब इधर मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर के टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। वेरएस यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका सिर्फ एक और ऑप्शन बचता है, ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जब इधर मूव होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक ये खुद पहला हमने बनाया, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, तो यहाँ पे टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ ज़्यादा बनते हैं वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है ये मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस वन, राइट। तो ये कंपाउंड अगर ज़्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ही लेते हैं, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, तो वो मेजरली कहाँ पे होगी, इस जगह पे। देन ये इसका एग्जाम्पल है, अगर हमने पायरोल की क्लोरीनेशन करी इन प्रेजेंस ऑफ Al3Al3 तो जो Cl लगेगा वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, 2 पोजीशन पे, जो इसका मेजर प्रोडक्ट बनता है। देन बात करें सैंडमेयर्स रिएक्शन की, तो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले नाइट्रेशन कराई जाती है बेंजीन की, इस नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कंपाउंड हमारा बनेगा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है HONO से, जो इन सितु जनरेशन किया जाता है NaNO2 प्लस HCl को मिला के। तो ये जो HONO कंपाउंड है यहाँ पे ये जनरेट करता है नाइट्रोसोनियम आयन NO पॉजिटिव। अब NO पॉजिटिव पे ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अटैक करता है और विद सीरीज ऑफ 2-3 स्टेप्स ये कन्वर्ट होते हैं डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। और इसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। मेजरली हमारा ये जो इंटरमीडिएट है डायोजोनियम क्लोराइड, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल इंटरमीडिएट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। इनफैक्ट जो अराइल कंपाउंड्स हैं, मेजरली सारे अराइल कंपाउंड्स की जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो ये जो डायोजोनियम कंपाउंड है हमारा डायोजोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन करवाई जाती है अंडर कोल्ड कंडीशन, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्शन होती है और 0 डिग्री पे भी ये सिर्फ अराइल के अंदर स्टेबल है। अगर हम यहाँ पे एल्काइल के साथ ये रिएक्शन करवाएं, मतलब एल्काइल अमीन हो, तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता और ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है और फर्दर रिएक्ट कर जाता है। वेयरएज विद अराइल
ये डायजोनियम क्लोराइड जो होता है कुछ स्टेबल होता है। अब ये डायजोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएं क्यूप्रस क्लोराइड से CO2Cl2 से, तो इस रिएक्शन को, इस पर्टिकुलर सिर्फ इस रिएक्शन को कहा जाता है सैंड-मेयर्स रिएक्शन, मतलब इस स्टेप को। अब डिपेंडिंग कि हमने यहाँ पे ये जो काउंटर आयन लिया है ये कौन सा है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड, जैसे अगर हमने Cu प्लस मतलब कॉपर क्यूप्रस की स्टेट में चाहिए +1 की स्टेट में, हमें +1 की स्टेट में साथ में काउंटर आयन Cl लें, Br लें, Cn लें, ये जो काउंटर आयन होगा हमारे पास वो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग पे लग जाता है। जैसे यहाँ पे हमने काउंटर आयन लिया Cl, तो ये कंपाउंड बना रहा है क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर मान लो हम लेते हैं ब्रोमीन, तो कंपाउंड बनेगा ब्रोमोबेंजीन। साथ में हमने लिया Cn विद जो काउंटर आयन है, इसके लिए हम एक्सेस करने के लिए साथ में KCN या NaCN ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये कंपाउंड बनेगा साइनोबेंजीन। सिमिलरली SO3H2 के साथ बन जाता है सल्फोनियम कंपाउंड। इन कंपाउंड्स के लिए हमें कॉपर एज अ कैटलिस्ट चाहिए, बट अगर हमारे पास कंपाउंड हो जो न्यूक्लियोफिलिक हैं, जैसे RSH, वाटर, Ki, H3PO2, तो हमें उस केस में कॉपर कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए। डायरेक्टली इसकी रिएक्शन अगर हम RSH से कराएं तो S इसके रिप्लेस करेगा इनटू Cl को और कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे SR, तो थायोईथर जनरेट होगा। वाटर के साथ यहाँ पे OH लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। Ki के साथ आयोडोबेंजीन, H3PO2 इसको H से रिप्लेस कर देगा, मतलब ये वापस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सैंड-मेयर्स रिएक्शन के बाद थर्ड रिएक्शन हमारी थी रिएक्शन विद Ki। तो जो अभी हमने पीछे देखा, हमारा जो डायजोनियम क्लोराइड है एक बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट है, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं Ki से तो हमें साथ में कोई कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए। Ki का जो I- है ये रिप्लेस करता है N2Cl को, और ये कंपाउंड बनाएगा KCl, N2 एज अ गैस जो निकल जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है जो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। देन बाल्स-स्टाइनमन रिएक्शन, ये भी सिमिलर है। एनिलीन की हम जब रिएक्शन करवाते हैं HbF4 की प्रेजेंस में, डायजोटाइजेशन, तो ये जो डायजोनियम क्लोराइड की जगह है यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है डायजोनियम ब्रोमोफोरेट बनता है। अब ये जो फ्लोरेट है ये अंडर हीट सेल्फ ब्रेक होता है BF3 में और साथ में F- जनरेट करता है, जो F- यहाँ पे इसको रिप्लेस करता है और कंपाउंड बनता है फ्लोरोबेंजीन। देन नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी रैशिग-हुकर्स प्रोसेस। ये बेसिकली कमर्शियल प्रोसेस है फिनॉल को जनरेट करने के लिए, जिसमें एक इंटरमीडिएट बनता है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन की अगर हम रिएक्शन करवाएं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में अंडर ऑक्सीजन, इसको हीट किया जाता है, तो ये कंपाउंड क्या करता है H2O जनरेट करता है और साथ में जनरेट करता है क्लोरोबेंजीन, जो फर्दर कन्वर्ट किया जाता है फिनॉल के अंदर। तो ये हम जब फिनॉल की प्रिपरेशन देखेंगे तो देखेंगे इस प्रोसेस को, इसका मैकेनिज्म भी। देन बोरोडीन-हुंसडीकर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पिछले लेक्चर में देखा था। बोरोडीन-हुंसडीकर में क्या होता है, ये जो Ag है हमारे पास सिल्वर, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा किसके लिए होती है, हेलोजेंस के लिए। तो यहाँ पे ये Cl और Cl की क्या करवाएगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। AgCl के साथ Ag पॉजिटिव और Cl माइनस मिलके बना देगा AgCl, और ये Cl आके जुड़ जाता है O के साथ। देन ये O और Cl हो या O और Br हो, ये होमोलिटिकली क्लीव करते हैं, रेडिकल रिएक्शन होती है, CO2 एज अ गैस बन के निकलता है और दो रेडिकल वापस जब कंबाइन कर लेते हैं तो कंपाउंड बन जाता है हमारा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। तो ये 6 प्रोसेस थी जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स की बात करते हैं। प्रिपरेशन के बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसे हमने अभी बात करी थी इलेक्ट्रोफाइल की। तो सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में होता क्या है, या तो होते हैं प्रोटॉन्स या होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज किसके पास बचा, प्रोटॉन के पास, जो क्या है पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, जो न्यूक्लियस को लव कर रहा है। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव लविंग है तो वो खुद क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब Cl- हुआ हमारा, ये Br-, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसको बेसिकली 2 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक कहलाता है एलिमिनेशन एडिशन, जिसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से देखते हैं। इसमें पहले एलिमिनेशन होगी, सेकंड स्टेप में एडिशन होगी। दूसरा होता है एडिशन एलिमिनेशन, इसमें फर्स्ट स्टेप में एडिशन होती है, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन। देन सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी अभी हमने जनरल बात करी थी, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का हम एक पूरा लेक्चर लेंगे, मतलब 3 लेक्चर्स लेंगे, जो खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रिएक्शंस विद मेटल, जिसमें हम 3 रिएक्शंस की बात करेंगे, फिटिक रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड। इन तीनों का मैकेनिज्म हमने पिछले प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में देखा था। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एल्काइल की जगह हम यहाँ पे अराइल हैलाइड अगर लेते हैं तो बन जाता है, मतलब वुड्स में
एल्काइल की जगह जब हम अराइल हैलाइड को लेते हैं तब बन जाता है फिटिक रिएक्शन। एक एल्काइल एक अराइल लेते हैं तो वुड्स फिटिक और ग्रिग्नार्ड बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है। Mg इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर जब हम लेते हैं तो Mg इंसर्ट कर जाता है R और X के बॉन्ड के बीच में। तो अब देखते हैं इसको हर एक को सिंगली। ठीक है, हमारे पास अगर कोई हेलो एल्केन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इसको अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KNH2 हो गया या सोडियम हाइड्राइड हो गया या मिथाइल लिथियम R-, तो इनकी प्रेजेंस में अगर हम इसको रखें तो जहाँ पे ये CX बॉन्ड है उससे एडजेसेंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, हम कहीं से भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। KNH2 का जो NH2- है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को। तो पहले स्टेप में क्या होगा, जो बेस है NH2- हो या H- हो या R- हो, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस H को। देन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर और Cl लीव कर जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे एलिमिनेट कराया, इसको हमने H को निकाला और Cl को निकाला। तो पहला स्टेप क्या था इसका, एलिमिनेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो NH2- है ये अटैक करेगा इस एल्कीन पे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो जाएंगे और ये जनरेट करेगा एक कार्ब एनायन। देन थर्ड स्टेप में ये कार्ब एनायन एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन अमोनिया में से और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा एनिलीन। तो ये मतलब 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में जो बेस है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन और जो भी लिविंग ग्रुप है जैसे Cl है या Br है वो निकल गया और यहाँ कंपाउंड हमारा बन गया बेंजाइन। अब बेंजाइन खुद एक बहुत ही स्ट्रेंड sp, देखो ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 180। तो एक बहुत ही स्ट्रेंड रिंग है, तो एक बहुत ही ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते एज इट इज। इसको हम सिर्फ इन सितु मतलब कई सारी रिएक्शंस हैं जो प्रूव करती हैं कि ये इन सितु जनरेट होता है। अब ये जो बेंजाइन है इस पे जब अटैक करेगा सेकंड स्टेप में हमारा NH2, ये जनरेट करेगा कार्ब एनायन। देन थर्ड स्टेप में कार्ब एनायन एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया और ये कंपाउंड बन जाएगा एनिलीन। अब यहाँ क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिक था तो ये सेम, ये NH2 इधर भी अटैक कर सकता था, इधर भी अटैक कर सकता था, तो यहाँ पे NH2 ऊपर या H नीचे या H ऊपर और NH2 नीचे, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। और इसको क्रॉस कंफर्म करने के लिए आइसोटोप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कार्बन जो लिया था वो कार्बन उन्होंने C13 का लिया था, ये C12 का, जिससे उन्होंने देखा कि दोनों कंपाउंड्स का मिक्सचर मिल रहा है। बट अगर हमारे पास ये सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड हो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड लगा हुआ है Z, तो यहाँ पे अब एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोजन तो सिर्फ इधर का ही बचा। तो पहले स्टेप में जो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, Cl निकल जाएगा और बेंजाइन यही जनरेट हो सकता है। अब ये जो बेंजाइन जनरेट हुआ इसमें हम NH2 और H के हिसाब से ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते थे। मतलब NH2 अगर यहाँ आएगा तो H इधर, NH2 इधर आएगा तो H इधर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस Z, अगर ये Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये जो कंपाउंड है हमारा इसमें या इसमें से कौन सा मेजर बनेगा ये डिसाइड होता है। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की अब अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे एक बेंजाइन बन रहा है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, जो इसके जो एरोमेटिक कंपाउंड के p ऑर्बिटल्स थे उससे परपेंडिकुलर रहेगा। अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। अब अगर Z हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो उस केस में अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं तो वो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, ये बताइए। नेगेटिव चार्ज है हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच के लेके जा रहा है तो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। बट अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ देगी तो वो इसको अनस्टेबल करवाएगी। मतलब अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस पोजीशन। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे एप्लीकेबल होता है, रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है और यहाँ पे अगर नेगेटिव है, इन दोनों जगहों में से कंपैरेटिवली, तो यहाँ वाले नेगेटिव को ये ज़्यादा स्टेबल करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इन कंपैरिजन टू अगर यहाँ पे नेगेटिव है। अब क्योंकि ये इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करवा रहा है तो इस मैकेनिज्म के हिसाब से अगर आप देखो, अगर नेगेटिव यहाँ जनरेट हो रहा है हमारे पास और मान लो यहाँ पे Z था तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा और इस कंपाउंड के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो कौन सा होगा, ये वाला। तो अगर Z हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो मेजर कंपाउंड होगा इस वाली रिएक्शन में वो कौन सा बनेगा, ये वाला। अब ये ध्यान रखना क्योंकि ये यहाँ पे sp और sp2 कार्बन की बात है, एक p
परपेंडिकुलर होगा, इसका पी परपेंडिकुलर होगा इसके पी से जो रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए रेजोनेंस नहीं हो सकता इधर। यहाँ पे किसकी बात होती है? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की। अब अगर हमारे पास जो Cl है वो लगा हुआ है इस पोजीशन पे, तो यहाँ से हम H निकालें, यहाँ से H निकालें, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सेम ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इधर बेंजाइन। अब इस बेंजाइन में आप सोच के बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके जा रहा है, और मैंने जैसा भी आपको बताया कि रेजोनेंस यहाँ पे काम नहीं करेगी, यहाँ पे सिर्फ क्या काम करेगी? इंडक्टिव। तो ये यहाँ पे नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबल करवाएगा या यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव को स्टेबल कराएगा? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगेगा वो ये वाला कंपाउंड बनाएगा, तो इस केस में ये होगा मेजर। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो मिक्सचर्स देते हैं यहाँ पे हमें। और अभी हमने बात करी Z के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे अगर Cl लगा हो, बट अगर मेटा पे हमारा Cl लगा है, Cl अगर इधर है इस पॉइंट पे, तो उस केस में बेस यहाँ से भी H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से भी H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये दोनों ही इंटरमीडिएट बनेंगे। मतलब अगर हम इसको लें कार्बन 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, और Cl अगर हमारे पास 3 पे था तो 2 और 3 के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा और 3 और 4 के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब दोनों स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये 3 कंपाउंड बनेंगे, एक जहाँ पे ऑर्थो पे NH2 लगा है, एक जहाँ पे मेटा पे लगा है और एक जहाँ पे पैरा पे लगा है, तो तीनों का कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है। अगर हम स्टार्ट करते हैं जो Cl है वो मेटा पोजीशन पे, या Br अगर मेटा पोजीशन पे हो, तो ये पूरा जो स्टेप कहलाता है इसको बेंजाइन मैकेनिज्म ये बेंजाइन मैकेनिज्म कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन, क्योंकि पहले स्टेप में यहाँ पे क्या हो रही है? एलिमिनेशन हो रही है, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रही है? एडिशन हो रही है इसकी। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक और अराइल हैलाइड्स के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। तो पहले स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये आके अटैक करेगा उसी कार्बन पे जहाँ पे Cl लगा है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाएंगे इस कार्बन पे और कार्बन आयन जनरेट करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? एलिमिनेशन। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे इधर, और जो अच्छा लीविंग ग्रुप है वो चला जाएगा। तो OMe और Cl में से अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होगा? ये लीविंग ग्रुप चेक करने के लिए हमने इससे पिछले लेक्चर में बात करी थी सब्स्टिट्यूशन में, कि इसका जो काउंटर आयन है इससे अगर हम H लगाएं तो HCl बनाएगा, इससे बनाएगा मिथेनॉल। तो हमें pKa चेक करना है, जिसका pKa ज़्यादा लेस होगा वो एक अच्छा एसिड, अच्छा एसिड मतलब वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया, तो कंपाउंड हमारा यहाँ पे क्या बन गया? मेथॉक्सीबेंजीन बन गया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन अगर करें इन H की जगह कुछ कंपाउंड्स की, तो वो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेंगे या डिसफेवर करेंगे, ये डिपेंड करता है जो हम सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अभी के लिए अगर हम इस रिएक्शन की बात करें क्लोरोबेंजीन की, अगर हम सोडियम मेथॉक्साइड से, तो ये जो रिएक्शन है नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती। इस रिएक्शन के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब हाई टेम्परेचर, और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कराएं, जैसे एक क्लोरोबेंजीन है, इसमें हमने पैरा पे लगा दिया NO2, या पैरा और ऑर्थो दोनों पे लगाया, या ऑर्थो और पैरा जितने तीनों पोजीशन थी तीनों पे लगा दिया, तो होता क्या है? क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर NO2 मान लो इस वाली जगह पे NO2 लगा होता, तो ये नेगेटिव के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता एक्स्ट्रा, जिस रेजोनेंस के कारण क्या होती? मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती। तो जितने ज़्यादा NO2 ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पे हम रेजोनेंस अगर देखें, ये वाला जो हमारे पास नेगेटिव कम है, इसको अगर मैं इधर मूव करूँगा, इसको इधर अगर मूव करूँगा तो इसको मुझे इधर मूव करना पड़ेगा, तो पैरा पे आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर वापस अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को इधर मूव करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो ऑर्थो पे वापस आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर ऑर्थो और पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करवाएगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा, तो इस रिएक्शन को और ज़्यादा फेवर करेगा। इसी कारण से अगर यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा मतलब ईजीली हो जाती है कि सिर्फ वार्म वाटर से भी ये रिएक्शन हो जाती है। अगर ऑर्थो और पैरा पे है तो ये रिएक्शन कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होगी, बट इससे कम। सिर्फ नाइट्रो ऑर्थो पे या सिर्फ पैरा पे है तो वो कंपैरेटिवली इसकी ड्रास्टिक कंडीशन से कम में हो जाएगी, बट इससे फिर भी ज़्यादा लगेगी। तो अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इन कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाएं
तो सिर्फ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। ऑन द अदर हैंड अगर पैरा पे या ऑर्थो पे नाइट्रो लगा हुआ है तो 443। अब 443 और 623 के कंपैरिजन में देखो 100 से भी ज़्यादा का फर्क हो गया। तो ये हुआ क्या, बहुत ज़्यादा रिएक्शन कंडीशंस को माइल्ड कर दिया कंपैरेटिवली। उसके बाद अगर हम NaOH में जब लिया ऑर्थो और पैरा दोनों पे जब नाइट्रो अगर लगा हुआ है तो ये सिर्फ 368 पे हो गई, मतलब लेस देन 100 पे। और अगर हमने तीनों जगह लिया है तो ये सिर्फ वार्म वाटर से हो गई ये रिएक्शन, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे OH में। देन सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने बोला कि हम इसको हम कवर करेंगे अलग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर हम अभी देखें सिर्फ ये चीज़ कि अगर हमारे पास कोई हेलोएल्केन है और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होनी है तो ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे लगाएगा। तो होता गया है, ये जो हमारे पास जो हेलोजेंस हैं इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स पड़े हैं। तो इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर अगर मैं इधर रखूँ तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आ जाएगा, तो इधर नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर मूव करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर मैं इसको इधर मूव करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे हमारे, जहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पे और पैरा पे, मतलब ये ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव और ऑर्थो पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जो कंपाउंड होगा इलेक्ट्रोफिलिक वो खुद क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, जहां पे होगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां लग सकता है, या तो लगेगा इधर, या तो लगेगा इधर, या इधर। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अब क्योंकि इंडक्टिवली ये विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट माइनस है इसका। और क्योंकि हेलोजन बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए कंपैरेटिवली अगर हम देखें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये अगर खाली बेंजीन के कंपैरिजन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम देखें तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन स्लो होती है इन कंपैरिजन टू जस्ट बेंजीन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये स्लो कर देते हैं, और सिर्फ ये हेलोएल्केन्स ही ऐसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं। बाकी सबके सब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को कंपैरेटिवली बेंजीन से फास्ट करते हैं। देन रिएक्शंस विद मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली फिटिग रिएक्शन, इसका हमने मैकेनिज्म पिछले लेक्चर में देखा था। होता क्या है, सोडियम Na+ बनाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन इस R और X के बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली होमोलिटिकली क्लीव कराता है, Cl- बनता है, और यहाँ पे कार्बन रेडिकल जनरेट होता है। 2 कार्बन रेडिकल जब कंबाइन कर लेंगे आपस में तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे जो रेडिकल है, अराइल अगर है, फिनाइल रेडिकल अगर बन रहा है तो इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिग। अगर दोनों एल्काइल होते हैं तो वो कहलाती है वुड्स रिएक्शन। एक एल्काइल और एक अगर अराइल हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया इथाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिग रिएक्शन। देन थर्ड है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे R और X के बॉन्ड में Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाता है। पहला इलेक्ट्रॉन इस R और X के बॉन्ड को ब्रेक करके X- बनाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को C- बनाता है, और जो Mg2+ है इन दोनों काउंटर एनायंस के बीच में रहता है। और ये बेसिकली हमने दिखाया बॉन्ड की तरह है, बट ये एक्चुअली है क्या, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और Mg यहाँ पे हमारा 2 पॉजिटिव है। देन ये जो शीट है ये आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक से, जो इस वीडियो के नीचे दे रखा है, और इसी शीट के नीचे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं chemistrycolosseum@gmail.com पे। एक बार हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि इस शीट में क्या क्या दे रखा है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिकली पूरा है इससे पिछले टॉपिक पे जो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स देखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या प्रॉपर्टीज या एलिमिनेशन रिएक्शन या प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो पहला अगर आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये बेसिकली एक वुड्स रिएक्शन है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इसको क्या कर देगा, डबल कर देगा। यहाँ पे Cl को रिप्लेस कर रहा है OMe, तो एक SN2 सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि प्राइमरी कार्बन पे है, तो सोडियम मिथॉक्साइड से अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा कंपाउंड। यहाँ पे CBr बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है COOH में, और C एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें पता है इसकी रिएक्शन अगर KCN से कराएंगे तो CN लग जाएगा, उसकी हाइड्रोलाइसिस पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे Cl रिप्लेस हो रहा है NC से, तो आपको पता है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो Cl को NC में कन्वर्ट करता है। जैसे KCN में CN लगता है वैसे ही NC के लिए हमें क्या चाहिए, AgCN। यहाँ पे है हमारा
CH3 ग्रुप है जो कन्वर्ट हो रहा है CH2COOH पे, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है हमारे पास। अब इसको अगर हमें बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसकी रेडिकल रिएक्शन करवाएं हम। रेडिकल रिएक्शन में ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट कराएंगे तो CH2Br बन जाएगा। CH2Br जब बना तो हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड या बेंजाइल क्लोराइड जो होगा उसकी रिएक्शन अगर हम KCN या NaCN से कराएं तो CN उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेगा इजीली। देन उसकी हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे Cl का सिर्फ क्या हो रहा है, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये आइसोमराइजेशन हो रही है। आप कई तरीकों से कर सकते हो। पहले स्टेप में इसकी एलिमिनेशन करा दो और फिर HCl एडिशन करा दो, वो एक हो सकता है, या Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करा दो तब भी हो सकता है। इसमें OH को हटा के यहाँ इन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इस OH को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ Cl से या Br से, देन विद एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ लगा दूँ डबल बॉन्ड, उसके बाद 2 Cl या 2 Br ऐड करा के फर्दर NaNH2 से इसको अगर मैं एलिमिनेट कराऊँ तो कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। यहाँ पे इस OH को रिप्लेस कर रहे हैं Cl से, और जो स्टीरियो केमिस्ट्री है इंटैक्ट है। अगर हमें स्टीरियो केमिस्ट्री इंटैक्ट रखनी है तो हम क्या करा सकते हैं, या तो 2 टाइम्स करवाएं SN2 या तो हम SNI करा दें। तो यहाँ पे हम SOCl2 से रिएक्शन अगर हम करा देंगे तो भी यही होगा, इन प्रेजेंस ऑफ विदाउट एनी न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट SNI। या हम मित्सुनोबु करा सकते हैं, मतलब पहले इस OH को रिप्लेस करवा दें किसी एक न्यूक्लियोफाइल से और फर्दर फिर Cl से इसको रिप्लेस करा दें। देन ये जो क्वेश्चन सेकंड है ये पूरा बेस्ड है अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे। तो पहले में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन है। सेकंड में ब्रोमिनेशन है। थर्ड में 5 मेंबर्ड की क्लोरिनेशन है। देन फोर्थ है नाइट्रेशन। फिफ्थ है इस नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन। सिक्स्थ है एनिलीन की डायजोटाइजेशन। देन सेवंथ है सैंडमेयर्स रिएक्शन। एट्थ है हमारी बाल्स-शाइमन रिएक्शन। नाइन्थ है सैंडमेयर, रिप्लेस करेंगे इसको CN से। देन H3PO2 की प्रेजेंस में इसको H से रिप्लेस करेंगे, ये Ki से रिएक्शन है इसकी। अच्छा, जो HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर है, ये रिएक्शन बेसिकली कहलाती है गटरमैन रिएक्शन। ये एक्चुअल में मॉडिफिकेशन था सैंडमेयर्स रिएक्शन का। सैंडमेयर में कॉपर +1 लिया जाता है, यहाँ पे हम कॉपर लेते हैं एज अ कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ HBr, वो भी सेम प्रोडक्ट देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये फिटिक रिएक्शन हो गई। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन होगी इन दोनों में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये भी ग्रिग्नार्ड है, ये भी ग्रिग्नार्ड है। और यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो इनके सारे क्वेश्चंस को एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, खुद लिखिए और लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक करिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हैं और ये शीट्स और सॉल्यूशंस आपको प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल हैं, तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो ईमेल करिए मुझे chemistrycolosseum@gmail.com पे। थैंक यू।